हाय हेलो, आज हम बात करेंगे ओरिजिन टू द प्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट कि एक्चुअली किस कंट्री से स्टार्ट हुआ, किस कॉन्टिनेंट से स्टार्ट हुआ ह्यूमन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का तरीक़ेकार। तो सबसे पहले इन चार टर्मिनोलॉजीज़ को समझ लें क्योंकि ये अक्सर यूज़ हो रही होती हैं इन्वायरमेंट की जब प्रोटेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि सारी कंट्रीज़ जो पार्टिसिपेट करती है किसी भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे तो उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस। और इसमें कोई चीज़ मतलब डिस्कस करते हैं उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती तो वो चले जाते हैं। अगर मतलब किसी भी चीज़ को रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर नहीं लेनी तो ना लें। तो इस पे इतना मतलब सीरियस नहीं लिया जाता बल्कि डिस्कस किया जाता है। फिर अगर कोई इन्वायरमेंटल इशू सीरियस हो जिसको हमने रूल्स एंड रेगुलेशन पे लाना हो तो उससे हमारी आती है कन्वेंशन। अब कन्वेंशन से ही दो चीज़ें निकल के आती हैं, ट्रीटी एंड प्रोटोकॉल। और ये दोनों चीज़ें कन्वेंशन का पार्ट होती हैं। कुछ कन्वेंशन ट्रीटी देती हैं, कुछ कन्वेंशन प्रोटोकॉल देती हैं। अब प्रोटोकॉल क्या होता है कि किसी भी पोल्यूटेंट को उसका स्टैंडर्ड सेट करना, मतलब उसका किस लिमिट तक उसको आप रिलीज़ कर सकते हो। ट्रीटी क्या होती है, ये भी इन्वायरमेंटल इशू को डील कर रही होती है लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस में। लेकिन प्रोटोकॉल में क्या होता है, स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि किस लिमिट तक आप पोल्यूशन को रिलीज़ कर सकते हैं। तो उससे अब हम ओरिजिन पे भी बात करते हैं लेकिन उससे पहले ये कुछ कॉन्फ्रेंस है उनके आप एब्रीविएशंस देख लें। लाइक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसकी एब्रीविएशन देख लें CBD, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फाना एंड फ्लोरा। फाना एंड फ्लोरा हम तब कहते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक प्लांट स्पीशीज या स्पेसिफिक एनिमल स्पीशीज पे बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, इसको हम ट्रैफिक, इसके एब्रीविएशन है। ये थोड़ी सी डिफरेंट एब्रीविएशन है, इसको आपने याद करना है और बाद में मैं इन सबको एक्सप्लेन भी करूँगी लेकिन और बताऊँगी कि ये ट्रैफिक वर्ड क्यों निकला। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, कोएलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन इवली वुडी प्लांट्स पे मतलब उनको कट करने के खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट्स, जैसे नाम से ज़ाहिर है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, ये मोस्टली हमने सुना भी हुआ है। ग्लोबल टाइगर फोरम, क्योंकि टाइगर की स्पीशीज़ को सिर्फ स्पेसिफिक स्पीशीज़ को ये डील करती है। उसके बाद अदर इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस हैं जो कॉन्फ्रेंस से निकल कर आती हैं। तो उसमें जो हज़ार्डस मटेरियल है, हज़ार्डस मटेरियल वो वेस्ट होता है जो कि हज़ार्डस हो। इसकी चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि टॉक्सिक हो या वो फ्लेमेबल हो या वो रेडियो एक्टिव हो, मतलब रेडिएशन रिलीज़ करता हो या वो रिएक्टिव हो। तो हज़ार्डस मटेरियल को 3 तरह के कन्वेंशन डील करती हैं, बेसल, रोटरडम एंड स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, जिसको हम BRS भी कहते हैं। और इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम फर्दर पढ़ेंगे। और ये कॉप मीटिंग, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि ये मीटिंग करती रहती हैं रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। और हज़ार्डस मटेरियल के हिसाब से इन सब का जो हेडक्वार्टर वो जेनेवा में है। लैंड के हिसाब से UN की जो कन्वेंशन है उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन। अब डिजर्टिफिकेशन क्यों कहते हैं ये भी मैं वो एक्सप्लेन करूँगी। मैरीन इन्वायरमेंट, जो ओशन वाला इन्वायरमेंट है, उसको इंटरनेशनल लिविंग कमीशन कहते हैं। एटमॉस्फेयर को मतलब स्पेसिफिक टू एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट को डील करती है वियना कन्वेंशन। और वियना कन्वेंशन से ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निकल कर रहता है, मतलब कि ये इसका हिस्सा है। फिर इसके बाद यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको UNFCCC इसकी एब्रीविएशन है। और क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC का ही हिस्सा है। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट 1972। ये वो कॉन्फ्रेंस है जो कि एक ओरिजिन बनाती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का। और दूसरा इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स को ये क्रिएट करती है।
पॉलिटिक्स क्या होती है? पॉलिटिक्स तो हर कंट्री में हो रही होती, लेकिन जो इन्वायरमेंट के लिहाज से पॉलिटिक्स करना मतलब कि कौन ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, किसकी क्या क्या जिम्मेदारी है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, तो हम उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। और इस जिस तरह हमारे अक्सर वाटर रिसोर्सेज पे फाइट चल रही होती है, तो ये भी हमारे इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स में आती है, क्योंकि एक्चुअल जो स्टार्ट लिया गया था वो 1972 ये वो ईयर है जहाँ पे एक्चुअली ह्यूमन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई। और ये स्वीडन में हुई थी। स्वीडन एक कंट्री है जिसका सिटी है स्टॉकहोल्म। इसमें ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इसने एक तो कॉन्फ्रेंस और भी हैं जो कि 1972 से पहले की, लेकिन उनका जो एक सेंस है पूरे ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस को देखना और पॉलिटिक्स को स्टार्ट करना, उसमें वो नहीं है। वो किसी स्पेसिफिक स्पीशीज या स्पेसिफिक पोल्यूशन को डील करती है, लेकिन जो ये वाली कॉन्फ्रेंस थी ये एक्चुअली ब्रॉड सेंस में ह्यूमन इन्वायरमेंट को डील करती है। और ये फर्स्ट मतलब कॉन्फ्रेंस थी जिसका स्टार्ट लिया गया था 1972 में। लाइक पहले जो कॉन्फ्रेंस होती है वो रामसर वेटलैंड है, वो 1971 में हुई है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन फर्दर करूँगी। और वेटलैंड जो होता है वो स्पेसिफिक इकोसिस्टम होता है। अब इसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं की गई थी, इसमें सिर्फ वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड वो इकोसिस्टम होता है जहाँ पे प्लांट्स या एनिमल्स को उनका इनफ वाटर मतलब अवेलेबल होता है। और ये सीजनल भी वेटलैंड्स होती हैं और एवरग्रीन वेटलैंड्स भी होती हैं, जो कि 1971 में हुआ था। लेकिन इसमें ये ह्यूमन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं की गई थी, क्योंकि 1972 के बाद ही बहुत सारी जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कन्वेंशंस आई हैं वो 1972 के बाद ही आई हैं। एक 1971 में ये वेटलैंड आई थी, और दूसरा आपने सुना होगा लंदन स्मोक, जो कि 1952 में आई थी। 1952 में आई थी, तो वो सिर्फ यूके का मसला था, पूरे वर्ल्ड लेवल के इन्वायरमेंट का मसला नहीं था। 1952 में जो लंदन स्मोक आई थी, तो उसने यूके के लोगों ने ही मतलब एहतजाज किया था, और यूके की गवर्नमेंट ने 1956 में क्लीन एयर एक्ट भी लाया गया, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक पोल्यूशन को देखकर। उसके बाद इसने कोई मतलब रोल प्ले नहीं किया इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद फिर वो मसला थम गया। फिर एक और कन्वेंशन है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल व्हीलिंग कमीशन है। वो मतलब जो एक फिश की काइंड है व्हेल, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन बनाता है यूएसए। आप खुद देख लें 1946 में अगर आप देखें, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होने से एक साल पहले, तो वो उसमें आप देखें तो इन्वायरमेंट इतना पोल्यूट नहीं था, लेकिन जो कंट्रीज़ के साथ ओशन लगता होता था, वहाँ की जो फिश इंडस्ट्री थी उसमें व्हेल स्पीशीज़ को मतलब ख़तरा होने लगा। तो ये कमीशन आया जो कि 1986 में बैंड भी हो गया। तो इसने इन्वायरमेंट की मतलब प्रोटेक्शन की बात नहीं की, लंदन स्मोक ने भी नहीं की, वेटलैंड ने भी नहीं की। तो एक्चुअल में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1972 की कॉन्फ्रेंस में, जो कि स्वीडन में हुई। स्वीडन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई इसके रिलेटेड वो भी हम इधर ही पढ़ लेते हैं। नो डाउट वो बाद में बाकी ईयर्स में हुई, लेकिन इसको यहाँ इसके साथ पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन जो कि 1972 से निकल के आई थी। अब इनको याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बजाय इनको, क्योंकि ये बहुत ईजी होते हैं। बीपीएससी के लेवल के हिसाब से इनको इतना देखा भी नहीं जाता, बस ओवरव्यू और रीड किया जाता है। लेकिन जो सीएसएस इन्वायरमेंटल साइंस करते हैं उनको याद करना पड़ता है, क्योंकि उनको लिखना होता है। स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन क्या होता है कि ये जैसे नाम से मैंने क्या इन्वायरमेंट की पॉलिटिक्स को स्टार्ट किया, तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस करते हैं। इसको इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के रिलेशनशिप को भी ये डील करते हैं। उसके बाद इस स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन को द डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट भी कहते हैं। फिर एक चीज़ और भी, स्टॉकहोल्म
+50 क्या, स्टॉकहोम +50 क्या है कि 2022 में, ये जो 2022 है इसमें ना 1972 जो कि स्टॉकहोल्म में कॉन्फ्रेंस हो गई थी इन्वायरमेंट में, जो पहली कॉन्फ्रेंस थी इन्वायरमेंट के ऊपर मीन्स के पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो उसको 2022 में 50 साल हो गए थे, तो उन्होंने 2022 में इसकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की। द फर्स्ट यूएन ने 1972 स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस की 50 एनिवर्सरी मुकम्मल की और उसको सेलिब्रेट किया। फिर इसने भी उन्होंने ये बात की कि सस्टेनेबल कंजप्शन, प्रोडक्शन पैटर्न, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, क्लाइमेट न्यूट्रल रेजिलिएंट मींस फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट की जाए, सर्कुलर इंक्लूसिव इकोनॉमी मतलब इसको अडॉप्ट करना इजी हो। तो ये बातें की गई थी। तो कंक्रीट एक्शंस मीन जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लिए जाते हैं। तो ये ज़्यादा सिंपल होते हैं, इनको याद करना इतना मुश्किल नहीं होता। इसी से फिर ब्रुकलैंड कमीशन आया था जो कि 1987 में ब्रुकलैंड रिपोर्ट आई थी अक्टूबर में, और पहली मर्तबा 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर का लफ्ज़ यूज़ किया गया था, और पहली मर्तबा ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वर्ड भी यूज़ किया गया था 1987 में। हमने इन्वायरमेंट की तो बात कर ली कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बाद जो चीज़ें हुई, लाइक आजकल हम अक्सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, कॉमन फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, तो ये वर्ड पहली मर्तबा कहाँ यूज़ हुए? तो ब्रुकलैंड कमीशन में यूज़ हुए, जो कि हम वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसने एक रिपोर्ट जारी की जिसको ब्रुकलैंड रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें आवर कॉमन फ्यूचर इसका बताया गया था, और ये अक्टूबर 1987 में आई थी, जो कि डिज़ोल्व भी हो गई थी, मतलब एंड हो गई थी 1987 में। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट याद रखना है कि आवर कॉमन फ्यूचर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो वर्ड्स हैं वो पहली मरतबा ब्रुकलैंड रिपोर्ट में, और ये दोनों वर्ड इसमें पहली मरतबा यूज़ हुए थे। आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो उसका जो ओरिजिन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यूएनपी ये भी 1972 में ही आया था। ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, यूएनपी और ये जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो ये एक यूएनए की बॉडी है जो कि 5 जून 1972 में आई थी। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी एक सिटी है कीनिया कंट्री का, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे आता है ये कंट्री। तो जिसको यूएनए इन्वायरमेंट असेंबली डील करती है। इस तरह हर कंट्री की पार्लियामेंट में असेंबली और सेनेट होता है, जैसे हमारी कंट्री की, जहाँ पे हम मतलब अदालत लगाते हैं। तो इसी तरह भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की अदालतें लगती हैं, जिसको मतलब अगर यूएनपी को देखा जाए तो यूएनए इन्वायरमेंट असेंबली देखती है। ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा ये ईजी है इस पर, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ये वाली, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और दूसरा इन्होंने कंपेन स्टार्ट की थी। कंपेन का मतलब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर इन्होंने वाक की थी, लाइक बीट पोल्यूशन यूएन 75, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, जिसको हम 5 जून जिसमें हम कहते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बिल्ड फॉर लाइफ। फिर मेजर प्रोग्राम्स भी थे, अर्थ क्लीन अप वर्ल्ड। ये इतने पीपीएससी के हिसाब से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सीएसएस इन्वायरमेंटल साइंस के लिहाज से हमको डिटेल में ये पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन पीपीएससी के हिसाब से आपने देखना है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का, और उसको किस सेंस से मतलब ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि जो मैंने बाकी कन्वेंशंस बताई हैं उसका सेंस स्पेसिफिक था, इज स्पेसिफिक पीसीपी शील या स्पेसिफिक पोल्यूशन। लेकिन जो ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंट चेंज की बात की थी ये थी वो 1972 इसने बात की थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। फिर ये बात की चीज़ें ये कॉन्फ्रेंस आती रही। उसके बाद इसको अगर हम डिटेल में पढ़ें तो ये आप इसको देख लें। इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है हमारा 1987, जिसको हम कहते हैं वियना कन्वेंशन का पार्ट है, लेकिन इसको यूएनईपी रजिस्टर करता है। और ये 2 कन्वेंशन को रजिस्टर करता है, मीना मार्टा कन्वेंशन 2000
2012। अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, मीना मार्टा कन्वेंशन कब आया, तो ये 2012 में है और ये 1987 में है और इसको रजिस्टर किया था यूएनईपी ने। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यूएनईपी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि आगे मैं फिर डिस्कस करूंगी इसको, इन्होंने ये भी कन्वेंशन इन्होंने इस्टेब्लिश की 1988 में। ये ईयर याद करना। बाकी जो डिटेल है वो सीएसएस के लिए, पीपीसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि यूएनईपी ने डब्ल्यूएमओ के साथ मिलकर आईपीपीसी लॉन्च किया 1988 में। और दूसरा 2 प्रोटोकॉल और एक और कन्वेंशन इन्होंने रजिस्टर की जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और मीना मार्टा कन्वेंशन 2012 कहते हैं। फिर आती है हमारी बात यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली की। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली क्या होती है? ये एक ऐसी असेंबली है जो यूएनईपी से इम्प्रेस होकर ये निकली और ये आई थी हमारी 2012 जून में, जब Rio+20 क्या हुई ये आप आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये रियो जो हुआ था, रियो अर्थ जिसको हम कहते हैं, वो 1992 में हुआ था। ये वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके बाद धड़ाधड़ कन्वेंशंस आई थी। तो 1992 से लेकर 2012 तक ये बनते हैं 20 ईयर्स। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं रियो 22 कि इसी कन्वेंशन का दोबारा से मीटिंग अरेंज करना, उसको हम कहते हैं Rio+20। इसमें ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली क्रिएट हुई जिसके 193 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। और 193 मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं मतलब उनके मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स मीन के उनका एक पार्ट होते हैं, तो उनको हम मेंबर कंट्रीज कहते हैं, जिसको यूएन एनवायरनमेंट देखते हैं। और ये बाई एनुअली मीट करते हैं, मतलब एक साल में 2 मीटिंग करते हैं और इन्वायरमेंटल लॉ से बात करते हैं। अब आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी ये फुल फॉर्म है जो कि क्लाइमेट चेंज पे ये ऑब्वियसली बात करती है। क्लाइमेट चेंज इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब गवर्नमेंट के बीच पैनल है। पैनल मीन एक मतलब बॉडीज़ का स्ट्रक्चर है जो कि क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। अभी मैं आपको बता कर आई हूँ कि यूएनएपी और डब्ल्यूएमओ ने आईपीसीसी 1988 में बनाया था, तो वो सेम ही है। 2007 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था जो कि आईपीसीसी और अमेरिकन इन्वायरमेंटलिस्ट को मिला था। 2007 का नोबेल पीस प्राइज आईपीसीसी और अमेरिकन इन्वायरमेंटलिस्ट को। अब आईपीसीसी में 3 वर्किंग ग्रुप है। वर्किंग ग्रुप 1 क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग। दूसरा ग्रुप कहते हैं कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, उसकी वल्नरेबिलिटी क्या है, मीन्स रिस्क कितने हो सकते हैं, फिर हम अडाप्टेशन कैसे कर सकते हैं। तीसरा ग्रुप कहते हैं कि हमने चैलेंजेस को कैसे कम्बाट करना है क्लाइमेट चेंज के। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। ये है वो चीज़ है जो कि आपने रियो अर्थ समिट जो कि बिगेस्ट इन्वायरमेंटल साइंस में आप पढ़ते हो, रियो अर्थ समिट 1992 में आई थी, जो उससे 1 डे बिफोर और इवनिंग के दौरान ये हुई थी अर्थ ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। ये भी एक गैदरिंग थी कंट्रीज की जो कि वाशिंगटन डीसी में की हुई थी, जिसको 184 मेंबर्स ने बात की थी कि इन्वायरमेंट के इश्यूज को हमने कैसे डील करने। और इन्वायरमेंटल फैसिलिटी को मैनेज कौन कर रही थी? 3 ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी को मैनेज कर रही थी 1 डे बिफोर रियो अर्थ समिट होने से पहले। अब ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी क्या करेगी? ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियली तौर पर,
मीन्स कि ये अपना जो फाइनेंस है, जो अपना ये फंड लगाती है, ये खुद ही मैनेज करती है, क्योंकि इसने प्रोवाइड करना था क्लाइमेट चेंज के हिसाब से। इसको फंड देना बनता है उसको, फिर बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए, इंटरनेशनल वाटर्स के लिए। इंटरनेशनल वाटर्स किस तरह, अब जिस तरह हमारा इंडस रिवर है, इससे भी पॉलिटिक्स बहुत होती है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं इंडिया और पाकिस्तान की। तो इनकी डिस्प्यूट्स को सेट करने के लिए जो हमें कॉस्ट लगती है उसको फंड करना। लैंड डेग्रेडेशन क्या होता है, लैंड जो हमारी लैंड है जिस पे हम एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ करते हैं, वो अगर ख़राब हो, वो अफेक्टेड हो, उनको फंड करना। ओजोन लेयर के लिए इनिशिएटिव्स को फंड करना। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को के खिलाफ एक्शन को फंड करना। मरकरी लेवल मरकरी पोल्यूशन को के साइंस को कम करने के लिए फंड करना। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को फंड करना। सस्टेनेबिलिटी सिटीज़ एंड फूड सिक्योरिटी को भी फंड करना। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पीपीएससी के हिसाब से, लेकिन सीएसएस के हिसाब से। लेकिन आपने ये याद करना है कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है वो 1 day बिफोर इन द इवनिंग ऑफ 1992 अर्थ समिट, जो कि एक मोस्टली डिस्कस की जाती है अर्थ समिट, जिसको हम रियो डी जनेरो रियो समिट भी कहते हैं, क्योंकि रियो डी जनेरो में होगी थी। तो ये उसके बाद मतलब तरह तरह कन्वेंशन आई थी, इस वजह से हमें 1992 कोई जो कन्वेंशन है वो याद रहती है। लेकिन ये हमारे जो ओरिजिन था इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का, ये इसके बाद आई, क्योंकि ओरिजिन था इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का वो 1972 में आया था। तो उसके बाद की ये बात है। तो उसके बाद ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी है वो 6 कन्वेंशन को सपोर्ट करती है, लाइक स्टॉकहोल्म कन्वेंशन हो गया, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, मीनामार्टा कन्वेंशन हो गया। फिर 6 के आता है ये स्मॉल ग्रांट्स देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय लोकल कम्युनिटी, लोकल लेवल पे फंड करना, और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को फंड करना। इन 1992 में इसने इंक्लूड किया था ये जी। अब इसने जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी को और ये जो ग्रांट्स हैं जिसको ये इन्होंने देना, ये वाली जो 6 कन्वेंशन है, ये 33 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर, मतलब 33 कंट्रीज़ में नो डाउट ये काफ़ी कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं, लेकिन तो 33 कंट्रीज़ के अंदर जब ये ऑपरेट कर रही हैं, स्पेसिफिक 33 कंट्रीज़ को ये अडॉप्ट करने का कहता है बॉटम अप अप्रोच, जो कि यूएनडीपी उसको हम मोनिटर करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। ये था अबाउट ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। अब जो मेजर कॉन्फ्रेंस आई थी हमारे ओरिजिन के बाद, इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस की ओरिजिन के बाद, वो थी हमारे उससे पहले हमारे ये 6 इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी के। वो ये है कि इसने 6 असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज़ की थी 2021 में, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के दौरान इसने रिलीज़ की थी, जो कि ग्लासगो में हुई थी। ग्लासगो एक सिटी है स्कॉटलैंड कंट्री का, 2021। इसने कहा, इसने थ्रेट लेवल शो किया था कि हम बिल्कुल क्लोज हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये एक एवरेज टेम्परेचर माना जाता है, मतलब एक टारगेट सेट किया जाता है कि हमारा जो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसका अगर हम एवरेज काउंट करें तो 1.5 डिग्री से हो, अगर इससे ज़्यादा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग शदीद होगी। और इसने अलार्म बेल्स को भी डिस्कस किया था, जिसमें इसने बताया था कि हीट वेव्स आएंगी अब आने वाले 2021 के बाद हीट वेव्स आएंगी। मॉनसून प्रेसिपिटेशन, मतलब जो गर्मियों में बारिशें होती हैं ना, उनको मॉनसून प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब ही होता है रेन्स, वो इंक्रीज हो जाएगी, और एक्सट्रीम समर इंक्रीज होगा, और कोल्डनेस में डिक्रीज होगा। ग्लेशियर्स हमारे इतने मेल्ट हो जाएंगे कि वो मिड सेंचुरी के बाद हमारे पास ग्लेशियर मेल्टिंग से आने वाला फ्रेश वाटर ही अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा लॉस हो जाएगा ग्लेशियर्स का। उसके बाद ये आती है हमारी ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी के बाद इम्पोर्टेंट रियो समिट, जिसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, जो कि रियो डी जनेरो, जो कि एक सिटी है ब्राज़ील कंट्री का, उसमें ये हुई थी। इसके बाद
काफ़ी ज़्यादा कन्वेंशंस आई एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन याद रहे पूरे इन्वायरमेंट को कॉमनली तौर पर जो देखा गया था वो 1972 में देखा गया था। अब इस 1972 में देखा गया था, लेकिन जो 1992 की जो ये अर्थ स्मिथ है, इसके बाद काफ़ी काइंड्स की कन्वेंशंस निकल के आ गए थे जो कि डिफरेंट काइंड के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं। प्रोवाइड प्लेटफॉर्म जो कि स्टेट्स को कोलैबोरेट, स्टेट्स पार्टीज एंड कंट्रीज एक ही मतलब होता है यहाँ पे कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस में। और ये क्या करता है कि टॉक्सिक कंपोनेंट्स को प्रोडक्शन को क्या करता है, सिक्योर नहीं करता है, मतलब कि इसकी ओरिजिन से लेकर पूरा लाइफ साइकिल देखना है टॉक्सिक कंपोनेंट्स का, ताकि हम इसको मतलब डील कर सकें प्रॉपर्ली। लाइक लेड इन गैसोलीन, ये अक्सर मतलब हमारे ट्रांसपोर्टेशन में रिलीज, कंबशन में जो रिलीज हो रहा होता है लेड, एयर पोल्यूशन काज करता है। फिर इसने 1992 में फर्स्ट टाइम रिन्यूएबल एनर्जी की बात की गई थी, और वो भी सिर्फ सोलर और वाटर की। इसके बाद हम अब तक जो हम पढ़ते हैं वो उसमें विंड भी आती है, बायोगैस भी आती है, लेकिन जो 1992 में था इसमें एक्चुअली में रिन्यूएबल एनर्जी को का जो एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है इसको डिस्कस किया था। इसमें इन्होंने कहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा प्रेफर करना। इसके इस रियो अर्थ समिट के दो मेजर आउटकम्स थे। एक लीगली बाइंडिंग थे, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके हमने चलना था। एक नॉन लीगली बाइंडिंग थे, मतलब इसमें हमने इंफॉर्मेशन डिस्कस की थी कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए एनवायरमेंटली तौर पर बेनिफिट होगा, वरना नहीं। वो नहीं भी करती तो उसको टैक्स या कोई पेनल्टी नहीं देते। लेकिन जो लीगली बाइंडिंग होते इनमें टैक्स और पेनल्टी को पे करना पड़ता है। टैक्स मतलब जो उस पर फाइन लगेगा या सजा, जो भी चीज़ हमको उसको डील करना पड़ेगा। जिस तरह अगर हम पाकिस्तान की बात कर दें तो कहते हैं कि कोई एक ऑस्ट्रेलिया से कोई बंदा आता है और इजाज़त लेता है कि मुझे मारखोर का शिकार करना है, तो वो 2 करोड़ पे करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो एक मारखोर का शिकार तो कर सकते हैं, लेकिन एक मारखोर को पैदा करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो टैक्स पे करना। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं लीगली बाइंडिंग, मतलब इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करना और उसको दोबारा रिस्टोर करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो पे करनी पड़ती है कंट्रीज को, तो उनको हम कहते हैं लीगली बाइंडिंग। इसमें 3 कन्वेंशन थी जो लीगली बाइंडिंग थी। इसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। इनको भी बाकी में डिस्कस करते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंबाइंड डेजर्टिफिकेशन। इनके नाम से तो वैसे अक्सर जाहिर हो जाता है कि ये कन्वेंशन किस पे बात करती है, लेकिन ये याद करना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ये पूरा इनका नेम याद करना पड़ता है। जो नॉन लीगली बाइंडिंग ये गाइडलाइंस थी, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इन्वायरमेंटली आपको बेनिफिट होगा। रियो डेक्लेरेशन सबसे पहले था ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें 27 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया था ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसमें 175 कंट्रीज ने साइन किया था इस गाइडलाइन को, रियो डेक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। उसके बाद एजेंडा 21 को आया। एजेंडा 21 का मतलब होता है 21 सेंचुरी जो अभी चल रही है। इसको देखकर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सोचना, लोकल एजेंडा 21 इसमें डिस्कस किया था। लोकल एजेंडा मतलब स्पेसिफिक टू कंट्रीज, और कंट्रीज के अंदर भी लोकल लेवल पे काम करना ताकि हम बॉटम अप अप्रोच को अप्लाई कर सकें। एजेंडा 21 फॉर कल्चर ये था कि हर कंट्री का अपना कल्चर होता है, उसी हिसाब से इन्वायरमेंट वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना, उसको इंटीग्रेट करना, इसको हम कहते हैं एजेंडा 21 फॉर कल्चर। इसके बाद थर्ड जो फ्रेस्ट प्रिंसिपल्स, इसमें हमने सस्टेनेबल यूज ऑफ फ्रेस्ट को डिस्कस किया था। ये 3 नाम दी थी बाइंडिंग हमारी एग्रीमेंट्स थे, इसको इम्पोर्टेंट तो आप याद कर लें। उसके बाद रियो+5। रियो+5 क्या है कि जो 1997 में हुई थी, मीन्स के 1922 से लेकर 1997 तक हमारे 5 ईयर्स बनते हैं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं रियो+5। रियो+5 ये था क्योंकि न्यूयॉर्क में हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखा। 9+5 1997 में हुई थी।
क्योंकि इसको 5 साल हो गए थे रियो अर्थ समिट को। इन्होंने देखा था कि हम 5 सालों में जो हमने 1922 में जो चीज़ें एग्रीड की थी उनकी प्रोग्रेस को देखा था। उसमें इन्होंने देखा था कि ये फेल्ड थे, मतलब अनइवन प्रोग्रेस थी, कुछ भी नहीं, मतलब इन्वायरमेंट और मतलब ख़राब हो रहा था। फिर इन्होंने फिर रियो +10 जो कि 2002 में, अभी 2002 में इसको 10 साल हो जाते हैं रियो अर्थ समिट को, जो कि 1992 वाली को। तो इस वजह से इसको रियो +10 कहते हैं। इन जो कि जोहान्सबर्ग में हुई, इसको हम वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो +10 को कहते हैं। और दूसरा इसका नाम है अर्थ समिट भी कहते हैं, रियो अर्थ समिट नहीं कहते, जस्ट अर्थ समिट कहते हैं। क्योंकि उन्हें यहाँ से सारे मेंबर्स ने फुली एक्सप्रेस किया था कि अब हमने कमिटेड रहने, अब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, जिसमें एजेंडा 21 आया। एजेंडा 21 ये आया, इसमें कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, जो कि आजकल हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2015 में आए, जिसमें इन्होंने एग्री किया था कि 2030 में इन गोल्स को हमने अचीव करना है, जो कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, जो कि 17 हैं। आप नेट से भी देख सकते हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो एक्चुअली वो उनका आइडिया यहाँ से ही आया था, एजेंडा 21 से। तो रियो +20 ये 2012 में हुई थी। 2012 में इसको 20 ईयर्स हो जाती है, रियो अर्थ समिट हो गई, इस वजह से इसको रियो +20 कहते हैं। इसमें 180 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और ग्रीन इकोनॉमी फोकस किया था और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये दो इसके थीम थे रियो +20 के। ये हमारी आती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये एडाप्टेशन और मिटिगेशंस को देखती है। इसका हेडक्वार्टर बोन में है, जर्मनी का कंट्री है, और ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने ही ने साइन किया था 1992 में आकर, जो कि जो हमारी रियो अर्थ समिट हो थी इनके अंदर ही इस कन्वेंशन ने साइन किया था। हालांकि वो रियो अर्थ समिट थी, लेकिन इस कन्वेंशन ने पार्टिसिपेट नहीं, सॉरी 1992 में ही इसने दोबारा इस कन्वेंशन को साइन किया। हालांकि ये वो कन्वेंशन थी जो कि मतलब 1972 में ही 1992 में ही हुई थी, जिसको हमने अर्थ समिट कहते हैं या रियो अर्थ समिट कहते हैं। सॉरी, इसको ही हम अर्थ समिट कहते हैं या रियो अर्थ समिट कहते हैं, जो कि फोर्स में आई 1994 में। जस्ट ये वाली UNFFC जो कि 1994 में फोर्स में आई, मतलब एक्चुअल में इसने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन ये साइन 1992 में हुई थी रियो अर्थ समिट में, जिसको हमें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। क्योंकि इससे पहले जो कन्वेंशन हुई थी उसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, जो कि एक ओरिजिन था इन्वायरमेंट को प्रेयर करने का, लेकिन 1992 में उन्होंने फिर ना रिप्लेस कर दिया इसका नाम, क्योंकि उनको ये टर्म प्रिमिटिव टाइप लगी, मतलब बहुत ही पुरानी लगी। क्योंकि इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में काम करना तो सेम ही है कि वो ह्यूमन के लिए काम करना है, तो उन्होंने ह्यूमन का लफ्ज मतलब ख़त्म कर दिया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रख दिया। तो इसको हम रियो अर्थ समिट भी कहते हैं, क्योंकि मैंने डिस्कस किया। UNFCCC को 197 मेंबर्स मतलब इसको एग्री करते हैं, और इसी से हमारा क्योटो प्रोटोकॉल भी आता है इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जो कि 1997 में आया क्योटो प्रोटोकॉल। ये खुद 1992 में साइन हो गई थी, फोर्स में ये 1994 में आई थी। इसके बाद इसने क्योटो प्रोटोकॉल निकाला है, जिसमें इन दोनों में फ़र्क ये है, क्योटो प्रोटोकॉल कहता है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को हमने कम ही करना है, लेकिन UNFCCC कहता है कि हमने बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को ख़त्म नहीं करना, बल्कि मैनेज इस तरह करना है कि वो सस्टेनेबल वेज में, मीन्स के अर्थ को
मतलब वार्मिंग लेवल चाहिए होते हैं, तो उस हिसाब से इसको मैनेज करना है। लेकिन फिर जो क्योटो प्रोटोकॉल इस चीज़ को नहीं मानता, वो कहते हैं कि बस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस ही करना है, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहे हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि हमारी अर्थ को वार्मिंग लेवल चाहिए होते हैं, क्योंकि डे के टाइम वो सनलाइट से हीट अप हो जाती है, लेकिन नाइट के टाइम वो रिलीज करती है। इसकी वजह से वो कोल्ड भी हो सकती है, श्रिंक भी हो सकती है, अगर हमने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एलिमिनेट करते, तो वो इस पे फोकस करती है। क्लाइमेट टेक सेंटर भी स्टैब्लिश हुआ, जो कि एक ऑपरेशन आर्म है यूएनएफसीसी की। क्योटो प्रोटोकॉल को अगर दोबारा डिस्कस करें तो ये 1992 में साइन हो गया था। इसमें इन्होंने किया था कि हमने 5% ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करना है, वो भी 2012 तक। और बेसलाइन ईयर इन्होंने 1990 सेलेक्ट किया। बेसलाइन का मतलब है कि 1990 के बाद जो इमिशंस होंगी हम उसको काउंट करेंगे और उसमें ही 5% रिड्यूस करेंगे। और क्योंकि ये 1992 के बाद फोर्स में नहीं आया था, इसी वजह से इन्होंने लेट स्टार्ट किया, क्योंकि उन्होंने बेसलाइन ये सिलेक्ट की थी, जिसकी वजह से अभी इन्होंने इमिशंस देखनी थी। क्योंकि इन्होंने 2005 में ये मतलब एक्चुअल में स्टार्ट हुआ, और इसका फर्स्ट पीरियड था 2008 टू 2012। इसमें इन्होंने 5% इमिशंस रिड्यूस करनी थी, जो कि 1990 के बाद प्रोड्यूस हुई। बेसलाइन ईयर उसको कहते हैं कि किसी भी मतलब बेसलाइन या स्टार्ट लेना कोई भी ईयर जहाँ से ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करना है। और ये COP3 1997 के दौरान ये आया था, जो कि यूएनएफसीसी की वजह से आया था। और इस क्योटो प्रोटोकॉल के एनेक्स ए जो है, इसके 6 ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, परफ्लोरोकार्बन्स है, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। और इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में जो 1987 में आया, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CBDR कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा मकसद तो कॉमन होगा, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लाइक जो कि जिस कंट्रीज़ में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने के लिए। जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनकी थोड़ी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनमें इंडस्ट्रीज़ कम है। लेकिन ये दोनों डिफरेंट तरीके से काम करें, लेकिन उनका कॉमन ही मकसद है कि वो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को ही कम करेंगे। इस वजह से इस प्रिंसिपल को ये नाम देते हैं। इट वॉज फार्मूलाइज, ये यूएनएफसीसी के थ्रू फार्मूलाइज, मतलब इसको वो बनाया गया था रियो डी जेनेरो 1992 में ही इसको बनाया गया था, जो कि 1997 के बाद ही आया। फार्मूलाइज मतलब इसका सेटअप बना दिया गया था। इट वॉज फर्स्ट इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, ये कॉमन सी बात है। उसके बाद कमिटमेंट फेज क्या था कि हमने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम ही करना है। तो उसने पहला पीरियड इनका 2008 से 2012 तक था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हमने 5% कम करना है 1990 से। और इसका दूसरा जो कि हुआ भी सही, लेकिन जो उसका सेकंड कमिटमेंट लेवल था वो 2013 से 2020 तक था, जिसमें ये फेल्ड हो गए थे, क्योंकि इसके कंट्रीज जो थे इसके जो 192 कंट्रीज जो इन फिर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से 144 कंट्रीज ने एग्री नहीं किया था, इसकी वजह से ये फेल्ड हो गया। अब ये थ्री मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग ये होता है कि अगर मैं कि कोई भी कंट्री 100 टन मतलब यूनिट लिया जाता है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करने के लिए। ग्रीन हाउस गैस मिशन मतलब 100 टन ये ग्रीन हाउस गैस मिशन रिलीज कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा किया तो उसको टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसे ही डेवलपमेंट कर लेता है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके, ये 80 टन यूज़ कर लेता है। लेकिन इसको इजाज़त तो है कि ये वो 100 टन यूज़ करे, तो इसमें 20 जो टन बचते हैं ये दूसरी कंट्री को सेल करते रहता है, और वो दूसरी कंट्री वो अपनी कंट्री में पोल्यूशन करेगी काउंटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की, लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो इसके जो क्रेडिट्स हैं वो खरीद लेंगे।
तो वो ना इस पे टैक्स लागू होगा ना 20 क्रेडिट यूज करने वाली पे टैक्स होगा। तो इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग। फिर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म वो होता है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान यूएसए और डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करें, मतलब ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, तो उसको हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में फर्क ये है कि डेवलप्ड कंट्री के साथ मिलकर काम करती है, लाइक जापान और यूएसए मिलकर अगर काम करें ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करने के लिए तो उसको जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। लेकिन अगर जापान, इंडिया या पाकिस्तान के साथ काम करते हैं, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, तो उसको हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के एनेक्स 1 कंट्रीज में वो थे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज और इकोनॉमी इन ट्रांजिशन, मतलब ये भी डेवलप्ड कंट्रीज थे लेकिन इंडस्ट्रीज के हिसाब से ये ट्रांजिशन में थे। लाइक यूरोप में एटलीस्ट 20 प्लस कंट्रीज हैं यूरोप के, तो वो सारी आती हैं। और इंडस्ट्रियलाइज जो कि डेवलप कंट्रीज में यूएसए हो गया, जापान हो गया, ये भी कंट्रीज आती हैं। इनको टारगेट्स दिए गए थे कि इतने आपने कंपलसरी मतलब करने ही ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करने के। फिर एनेक्स 2 था, इसमें ये इसका ही हिस्सा था। इसमें ये लोग जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये प्रोवाइड करना था इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द नॉन एनेक्स कंट्रीज मीन डेवलपिंग कंट्रीज को उन्होंने सपोर्ट करना था फाइनेंशियली तौर पर, टेक्निकली तौर पर, कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस कर सकें। लीस्ट डेवलप कंट्रीज वो थे जिसमें इनको भी मतलब ये भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन देते भी रिलीज कर सकते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज भी, क्योंकि इनके इंडस्ट्रीज बहुत कम है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड एंड इकॉनमी इन ट्रांजिशन वाली कंट्रीज से। उसके बाद अगर हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के देखें, पोस्ट प्रोटोकॉल के बाद जितनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई यूएनएफसीसी की, उसको अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हुई थी बाली समिट। इससे पहले भी 2007 में एक और समिट हुई थी जो आप कहती हैं कॉप 11, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 11, और कॉप 12 भी हुई थी। वो बाकी में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम ऐसे डिस्कस करेंगे। तो कॉप 13 थी वो बाली में हुई थी। बाली एक सिटी है इंडोनेशिया कंट्री का। जो बाली समिट है या कॉप 13 है ये 2007 में हुई थी। पीपीएससी के हिसाब से कितना आप याद कर सकते हैं, लेकिन सीएस के हिसाब से आपको ये याद करना पड़ेगा कि इसका मकसद क्या था। इसका मकसद ये था कि नेशनली एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शंस जो थे इनमें आपने क्या करना था, डेवलपिंग कंट्रीज को मिलाकर चलना था। और वो वॉलंटरी मिटिगेशन एफर्ट्स, वॉलंटरी मतलब सेंस में आकर, होशो हवास में आकर आपने मिटिगेशन करनी थी। ये नहीं कि कोई कंट्री अपनी मर्जी से कर ले, नहीं, उनको इंगेज करके डेवलपिंग कंट्रीज को भी उनको भी टारगेट सेट करके देने थे। उसके बाद कॉप 15 आई जिसको हम कोपेनहेगन समिट कहते हैं, 2009 में डेनमार्क में आई। कोपेनहेगन सिटी है डेनमार्क का, तो उसको कोपेनहेगन में भी तो उसको कोपेनहेगन समिट कहते हैं या कॉप 15 कहते हैं। इसका था कि इसने पहली मर्तबा 2 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर को एंड्रोज किया था, मतलब अप्रिशिएट किया था कि हमने 2 डिग्री सेल्सियस तक ही इमिशंस को रिड्यूस करना है। और जो कोपेनहेगन अकॉर्ड 2019 इसके साथ ही आया था, इसको मतलब रियो प्रिंसिपल को वायलेट करता है इसकी वजह से, क्योंकि वो रियो प्रिंसिपल में ये था कि आप अपने हिसाब से ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को मतलब रिड्यूस करें, लेकिन ये चाहता था कि वॉलंटरी हो, मतलब कि हर किसी को अपना सेंस में आकर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करना। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट यहाँ से आया हमारा, उनके डेवलपिंग कंट्रीज थोड़ी इंगेज हो गई इसके। तो पेरिस एग्रीमेंट आया 2015 में कोपेनहेगन को इसी समिट के दौरान ही हमारा पेरिस एग्रीमेंट निकल के आया। फिर हमारी कॉप 16 हुई जिसको कैन समिट कहते हैं। कैन एक सिटी है मैक्सिको कंट्री का, तो इस वजह से इसको कैन समिट कहते हैं, 2010 में हुई। इसमें उन्होंने क्या थी कि वॉलंटरी फिर मेडिकेशन गोल्स पे उन्होंने काम किया, टेक्नोलॉजी पे काम किया, टेक्निकली किस तरह की डिवाइसेस हम अपनाएं या उसको अडॉप्ट करें कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस कर सकें। ग्रीन क्लाइमेट फंड है
जो कि ग्रीन इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से सपोर्ट करते हैं। अडाप्टेशन फंड जो कि किसी भी चीज़ को जो कि ग्रीन क्लाइमेट रेवोल्यूशन को अडॉप्ट करती है उसको फंड करता है। दुर्बन समिट जो कि साउथ अफ्रीका का सिटी है। अफ्रीका में अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर 53 कंट्रीज आते हैं। उसमें ये एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ अफ्रीका लगता है, जिसका मतलब ये पूरा कंट्री है साउथ अफ्रीका। उसका ये दुर्बन सिटी है, उसको दुर्बन समिट कहते हैं। COP17 जो कि 2011 हुई। इसका था कि सेकेंड फेज जो कि 2013 से 2020 तक सेट किया था कमिटमेंट फेज, जिसको सेकेंड फेज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। इसको हमने स्कियर किया था कि हमने स्टार्ट करना है, जो कि बाद में फेल हो गया था, ये हमने पहले पढ़ा है। रिव्यू ऑफ अडाप्टेशन फंड जो कि COP16 में अडाप्टेशन फंड का जिक्र किया था, इन्होंने रिव्यूज में इसने आकर किया। फिर दोहा जो कि सिटी है कतर का, इसमें समिट हुई जिसको COP18 कहते हैं। इसने क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर अमेंडमेंट की थी कि जो कि सेकंड फेज का स्टार्ट लेना था तो 2013 से 2020 तक। तो इसके बाद वासा समिट हुई पोलैंड के अंदर, इसको COP19 कहते हैं। इसने पहली मरतबा इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब कि सेंस में आकर जो भी नेशन अपना कंट्रीब्यूशन शेयर करती है कि हमने इतना हमने रिड्यूस कर लिया है या हमने करना है नेशनली तौर पर, तो उसको हम कहते हैं कि हमने कंट्रीब्यूशन किया इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद रेड प्लस डिस्कस किया गया। रेड प्लस क्या होता है? रिडक्शन इन इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है कि अगर हम मतलब जिस तरह फॉरेस्ट है, जिस तरह हमारे एग्रीकल्चर साइट्स हैं ये ख़राब हो जाएं और हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएं तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन क्या होता है कि हम जो मतलब जो मेच्योर प्लांट्स है उसको हम कट करें और लकड़ मंडी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी वो भी लैंड ख़राब होती है। तो उससे हमारी क्या होती है? इमिशंस इंक्रीज होती हैं, क्योंकि जो हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस रिलीज कर रहे होते हैं हमारे जो प्लांट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अगर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो इमिशंस ऑटोमेटिकली डबल्ड हो जाती हैं। तो रेड और रेड प्लस में क्या डिफरेंस है? रेड को एक फ्लैगशिप पार्टनरशिप है UN की बिटवीन FAO कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन 3 ऑर्गेनाइजेशन रेड को देखते हैं कि रेड प्लस एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसका रेड प्लस का मतलब है इसमें कोई प्लस पॉइंट होगा। अब इसमें ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है फॉरेस्ट को और पेरिस एग्रीमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को देखती है। लेकिन ये बियॉन्ड काम करती है, ये डिफॉरेस्टेशन को देखती है और कंजर्व करती है। कंजर्व और बियॉन्ड में बहुत बड़ा फर्क है। कंजर्व ये है कि फ्यूचर के लिए एफर्ट्स करना, फ्यूचर के लिए प्रोटेक्शन करने, जिसको हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। लेकिन प्रोडक्ट होता है शॉर्ट टर्म के लिए प्रोटेक्शन। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो ये इसने ये असेस्ट करती है रेड प्लस को और UNFCCC को, इसकी जो भी वर्किंग चल रही है। लेकिन जो रेड प्लस है ये सपोर्ट करता है रिड्यूस इमिशंस बाय टेकिंग इनिशिएटिव टू सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स। तो ये इसका प्लस पॉइंट है जिसके लिए इसको रेड प्लस कहा जाता है। और इसकी एब्रीविएशन दोनों की सेम है, रिड्यूस इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। उसके बाद लीमा समिट हम बात करें COP20 जो कि पेरू एक कंट्री है, उसका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में के अंदर ये कंट्री है, उसका सिटी है लीमा। इसने ये वो भी इसने सेट आउट अपने ही टारगेट्स की। इसने भी सेम बात की ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करने अंदर है UNFCCC के अंदर। और ये दूसरा बड़ा पॉइंट है कि COP20 में ग्रीन फंड को क्या किया था? मनी रेज की ग्रीन फंड हमने कलेक्ट करना है। ग्रीन फंड का मतलब ये होता है कि क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव, मतलब कोई जो भी इसका साथ है, इस पे काम करे तो उसको हम फंड दे सके। तो पूरी कंट्री कंट्रीब्यूट करती है इसके अंदर और इस फंड के अंदर। इसके बाद पेरिस जो कि फ्रांस कंट्री का सिटी है, वहाँ पे भी COP21 इसने
कहा था कि हमने टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाना है, सेम बात की, लेकिन 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है प्रेफर किया जाता है। अगर आप ये देखिए 1.5 में जब 0.5 ऐड कर रहे हैं तो 2 डिग्री सेल्सियस बनता है, तो ये भी आप सेंस याद कर लें। उसके बाद जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसको भी हमने मतलब उसको भी हमने आगे बढ़ाना है। इसके बाद पेरिस एग्रीमेंट में 20-20-20 प्रिंसिपल की बात थी। इसका मतलब ये होता है कि 3 चीज़ों में 20% चेंज लाना, मतलब 20% रिडक्शन करना CO2 में, 20% रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर इनकॉर्पोरेट करना और 20% इसके एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। लेकिन ये 2007 में इसको इस यूएस से बाहर आ जाता है, मतलब इस कॉन्फ्रेंस इस पे एग्री नहीं करता। और वैसे ये मैं कह ये अपना रिव्यू करती है 5 ईयर्स के बाद। रिव्यू एक्चुअली तब किया जाता है जब आप अपनी प्रोग्रेस देखें, जो भी आप कमिटमेंट लेवल सेट करते हैं, जो भी आप एग्रीमेंट सेट करते हैं। कमिटमेंट लेवल होता है कि आप एग्रीड करते हैं कि आप ये चीज़ करेंगे, तो उसको रिव्यू करते हैं 5 साल के बाद, तो उसको कहते हैं हम रिव्यू। जो इसका अभी रिसेंट रिव्यू हुआ था वो 2023। उसके बाद मार्क्स नेट जिसको हम COP27 कहते हैं 2022 में आई, और ये इजिप्ट का सिटी है। इसमें हमने ग्लोबल स्टॉक टेक पे बात की थी, मतलब लॉस डैमेज क्या है या हमारा ग्रीन हाउस के एमिशन कितनी रिड्यूस होगी, इसको हम कहते हैं। फर्स्ट रिव्यू ऑफ वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म ऑफ लॉस एंड डैमेज। वारसा जो कि पोलैंड का सिटी है, उसके हिसाब से ये इंटरनेशनल मैकेनिज्म है हमारा। ऑर्फन इश्यूज पे बात की थी, वेदर अडॉप्टेशन फंड कंटिन्यूज आर नॉट। आप ये ऑर्फन इश्यूज क्या थे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद बोन स्मिथ आई थी जिसको हम COP23 कहते हैं। ये जर्मनी में बोन एक सिटी है जर्मनी का, उसके अंदर ये इनिशिएटिव लिए थे जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि CS पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये था कि जो $405 बिलियन का फंड देने हमने वे वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद जो वेस्ट वाटर होगा उसको ट्रीट करने के लिए। उसके बाद 400 मिलियन हमने देने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और उसकी मैनेजमेंट को। उसके बाद $153 मिलियन इन्होंने देना था क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स को। उसके बाद इन्होंने क्या किया था टालानोआ डायलॉग क्या था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो भी हमारी इशू पे इकट्ठा होती है उसको हमने इनकरेज करना था। उसके बाद जेंडर एक्शन प्लान, मतलब फीमेल और मेल को दोनों इक्वली को मतलब कंट्रीब्यूट करना चाहिए क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव के लिए। फिर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्लूड किया जाए। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो हम 20 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं इसको अचीव करना। फिर उसके बाद लॉन्च ऑफ फिजी क्लियरिंग हाउस फॉर रिस्क ट्रांसफर। ये जो फिजी है ये आइलैंड है, फिजी एक कंट्री है जिसमें आइलैंड से बना हुआ कंट्री है। मतलब आइलैंड क्या होता है, एक छोटा पार्ट होता है ज़मीन का जिसके चारों तरफ समुद्र होता है, फिर कुछ एरिया पे फिर एक छोटा पार्ट होता है, फिर उसके तो इस तरह आइलैंड से भी कंट्री बनते हैं। तो इनको भी ज़्यादा इसको भी मतलब इसको इंश्योरेंस देना, इसको हेल्प करना, क्योंकि ये एक छोटा पार्ट होता है लैंड का जिसके चारों तरफ समंदर होता है। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सी लेवल जब राइज करता है तो ये पूरा फ्लडेड हो जाएगा, ये पूरा ओशन के अंदर चला जाएगा। तो इनको भी फंड देना ताकि ये भी अडाप्टेशन प्लान को अपना सकें। फिर उन्होंने कहा था कि बाय 2020 इन्होंने लॉन्ग टर्म फाइनेंस करने के हर साल ये बोन जो है कि 2015 में आई थी कि बाय 2020 ये हर साल $100 बिलियन देते रहेंगे, जो कि इन्होंने मीट किया था। ओशन पाथवे पार्टनरशिप, क्योंकि ओशन को हमने लिंक करना था क्लाइमेट चेंज, या क्योंकि ओशन हमारा CO2 को अब्सॉर्ब करता है। फिर इनसो रेजिलियंस द क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस इनिशिएटिव था जिसमें उन्होंने $1 मिलियन दिया 4 मिलियन बल्कि हेल्प करने के लिए। और 2030 तक इन्होंने न्यू स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट, इसकी आप डिवीजन देख रहे ऐसे स्मॉल आइलैंड डीसी डेवलपमेंट स्टेट को हेल्थ इनिशिएटिव भी देने थे। इसके बाद काटो बाई स्मिथ जो कि पोलैंड का कंट्री है, पोलैंड का सिटी है,
पोल है जो कि 2015 में ये भी हुई। कार्टो वाइज रूल बुक है जो कि पेरिस एग्रीमेंट क्या था क्लाइमेट चेंज के हिसाब से के क्लाइमेट चेंज को ही ये लिंक करते हैं। उसके बाद कमिटमेंट टू नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को रिव्यू किया और इसको इन्हांस करने की बात की। ग्लोबल स्टॉक टेक मतलब लॉस एंड डैमेज को देखा गया और ये वही बात स्नेप की थी कि ये $100 बिलियन देना 2020 तक टू क्लाइमेट एक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि हमने भी नहीं दिया। एवरी कंट्री यूज रिगार्डलेस, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात की थी कार्टो वाइज समिट कॉप जिसको कॉप 24 कहते हैं कि चाहे जो छोटा कंट्री क्यों ना हो मतलब लैंड एरिया के हिसाब से, तो उस छोटे को भी कंट्रीब्यूट करना है, चाहे वो छोटे लेवल पे ही क्यों ना, मतलब थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट एवरी कंट्री करना है। तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा हमारे क्लाइमेट एक्शन के लिए। उसके बाद कॉप 25 जो कि मद्रिद में होगी, स्पेन का जो सिटी है। इसमें जो प्रेसिडेंसी थी पहले ब्राज़ील की थी, लेकिन चिली भी एक कंट्री है उसने ले ली और ये 2019 में हेल्ड की गई। चिली मैटर टाइम फॉर एक्शन ये डॉक्यूमेंट इन्होंने रिलीज किया। उसमें सांटागियो नेटवर्क ये फॉरेस्ट की मैनेजमेंट में बात करता है ताकि हम 30% मिशंस को रिड्यूस कर सकें, क्योंकि जब फॉरेस्ट लगी थी तो CO2 एमिशन CO2 जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट लगाकर ही हम इसको हमने रिड्यूस करना था एमिशंस को, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है मतलब ज़्यादा इफेक्टिव है फॉरेस्ट मैकेनिज्म CO2 को मतलब रिड्यूस करने का। उसके बाद इन्होंने डिस्कस किया एमिशन गैप रिपोर्ट, IPCC की रिपोर्ट ऑफ लैंड की ओशन एंड क्रायोस्फीयर कहते हैं ऐसा लैंड एरिया जहाँ पे मतलब आइस या स्नो ऑल टाइम रहती हो। तो ये मतलब कोल्ड एरियाज हैं जहाँ पे जो हमारी बर्फ़ है वो ऑल द ईयर या सीजनली तौर पर रहती है, उसको क्रायोस्फीयर कहते हैं। तो IPCC पे रिपोर्ट बनाता है क्रायोस्फीयर पे, लैंड पे और ओशन पे, और कोऑपरेट क्लाइमेट मूवमेंट का इन्होंने आगाज किया। उसके बाद COP 26 ग्लासगो में हुई जो कि 2021 में हेल्ड की गई। इसके 4 गोल्स थे कि ग्लोबल नेट ज़ीरो बेनिफिट सेंसिटिव मतलब जो भी हमारी कंट्रीब्यूशन थी CO2 एमिशंस को रिड्यूस करने की थी उसको ज़ीरो तक लेकर आना है ताकि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अचीव कर सकें। अडॉप्ट करना है मोबिलाइज फाइनेंस मतलब फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट जिसको करना है उसके लिए हमने फाइनेंस रिलीज करना है। फाइनलाइज द पेरिस रूल बुक जो अभी उसकी पेरिस ने मतलब पेरिस एग्रीमेंट में डिस्कस किया गया था उसको फाइनलाइज किया। फिर इससे एक डेक्लेरेशन निकल के जिसको हम ग्लासगो लीडर डेक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स एंड लैंड यूज पे कहते हैं। इसमें उन्होंने कंजर्वेशन की बात की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। कंजर्वेशन से ही हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है। बिल्डिंग रेजिलियंस मतलब ऐसी डेवलपमेंट की जाए जो कि फ्लेक्सिबल हो, जो कि अडाप्टेशन की उसमें कैपेसिटी हो। रिकॉग्नाइजिंग इंडिजियस राइट्स वो होते हैं जो कि अब अगर हम कंट्री की अपने पाकिस्तान के अपने लोगों की राइट्स की बात करें तो इसको हम कहते हैं इंडिजियस राइट्स, लेकिन अगर कोई फॉरेन आकर यहाँ पर रहते तो उसको हम कहते हैं फॉरेनर राइट्स। तो इंडिजियस राइट्स उसके होते हैं उस लैंड पे जिस पे ये अप्लाई होते हैं वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए होते हैं। फाइनेंशियल कमिटमेंट्स जो कि मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करना। COP 27 जो कि इजिप्ट में हुई। पेरिस रैकेट मैकेनिज्म का मतलब है कि जो हमारी कमिटमेंट है ग्रीन हाउस गैस मिशन को रिड्यूस करने के लिए इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए, तो इसको वो कहते हैं टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। बस इसने इतनी बात की थी। इसके बाद कार्बन मार्केट्स क्या होता है? कार्बन मार्केट्स अब देखो CO2 इमिशंस के बाद अब अंडर पेरिस एग्रीमेंट जो कि क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में इन दोनों कार्बन मार्केट्स में डिफरेंस है। उसने भी मैंने 3 मैकेनिज्म मतलब ज्ञान किए थे और इसमें क्या फ़र्क है आप भी देखेंगे। बात करें मैकेनिज्म 1 जो है पेरिस एग्रीमेंट का, इसमें ये है कि आप कोई कार्बन मार्केट का जो कोई भी कार्बन क्रेडिट है जिसको हम कहते हैं, अगर हमने 100 टन CO2 एमिशंस का कहा है किसी कंट्री को तो उसके 100 कार्बन क्रेडिट बनते हैं। तो अगर उसमें कोई वो 100 तक नहीं पहुंच पाता तो जो उसके एक्स्ट्रा बचते हैं उसको हम कहते हैं सेल करना एक्स्ट्रा कार्बन रिडक्शन, जिसको हम इंटरनेशनली
ट्रांसफर्ड मैकेनिज्म और कॉम्स कहते हैं ओवर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। ये वॉलंटरी एक्शन था टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मार्केट मैकेनिज्म टू जो था, मार्केट मैकेनिज्म टू था कि कार्बन मार्केट को सेल करना था किसी भी कंट्री ऑन द अर्थ प्लेनेट पे। इसमें इन्होंने जो इसमें डिफरेंस था के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहते हैं, लेकिन जो क्योटो प्रोटोकॉल में था वो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या था कि डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री के साथ ही मतलब ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबल मैकेनिज्म में था कि किसी भी कंट्री का किसी भी कोई भी इंटेंशंस हो इसके हिसाब से तो वो कर सकते हैं। तो डिलीवरी ऑफ ओवरऑल मिटिगेशन इन ग्लोबल एमिशन इज द की रिक्वायरमेंट ऑफ द दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये इसमें इतना फर्क है कि जो कार्बन मार्केट्स पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो सेट आउट की गई थी, इसमें यह था कि आप कार्बन क्रेडिट जो है वो किसी भी कंट्री को सेल कर सकते हैं और ले सकते हैं। लेकिन जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसमें 3 तरह के डिफरेंट वेज थे। एक डेवलप टू डेवलप था, एक डेवलप टू डेवलपिंग था, और दूसरा सिंपल मैकेनिज्म था सेल आउट करने का। फिर उसके बाद आती है हमारी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। यहाँ तक इसके एप्लीकेशन बनते हैं जिसको हम साइट कहते हैं, और वो ये फोकस करते हैं हमारे बिल्ड फौना एंड फ्लोरा। बिल्ड मीन्स जो कि मतलब नेचर अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट में रह रही है। फाना एंड फ्लोरा कहते हैं स्पेसिफिक प्लांट स्पीशीज या स्पेसिफिक एनिमल स्पीशीज जिसको कोई थ्रेट लेवल हो तो, और वो इंटरनेशनल ट्रेड करना। कुछ स्पीशीज हम ऐसे हैं जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, मतलब दूसरे कंट्रीज को हम सेल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, वो भी स्पीशीज़ की। लेकिन कुछ स्पीशीज़ हमारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं, मतलब उनको ख़तरा होता है कि उनकी मतलब वो एंड हो सकती हैं, तो उसको हम स्टेटस दे देते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारी कन्वेंशन है जिसको हम वाशिंगटन कन्वेंशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है याद करना। जेनेवा में ये लोकेटेड है, और ये 1963 में IUCN ने इसको बनाया था। मेंबर्स IUCN जो कि बहुत पहले की है 1963। अब आप इसमें कंफ्यूज ना होगी कि जो हमारा इन्वायरमेंट का ओरिजिन हुआ था प्रोटेक्ट करने का, तो वो तो 1972 में आया था। तो वो इसमें ये था कि इसमें ये कि स्पेसिफिक स्पीशीज़ की बात की थी, लेकिन 1972 में ही ओरिजिन हुआ था ह्यूमन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का। इसमें इन्होंने जस्ट ड्राफ्ट किया था, मतलब इन्होंने प्रपोज किया था। ये आई नहीं थी कन्वेंशन, ये आई थी 1975 में फोर्स में। इसने 183 पार्टीज मतलब पार्टीज कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इट इज़ लीगली बाइंडिंग बट इट डू नॉट टेक प्लेस इन नेशनल लॉ। इट मीन्स कि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे, लेकिन कुछ कंट्रीज के अंदर जो अपने नेशनल लॉज हैं उनके अंदर इसको सेट नहीं किया गया था। और ये अमेंडमेंट्स इसके अंदर जो भी चेंजेस करती हैं वो 2/3 मेजोरिटी होती है कंट्रीज़ की जो कि इसके अंदर चेंजेस कर सकती हैं। उसके बाद कन्वेंशन है ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये हमारी आई 1993 में, और इसका सेक्रेटरीट या को है मॉन्ट्रियल कनाडा में, लेकिन USA इसको मतलब एग्री नहीं करता, साइन नहीं करता। बाकी तमाम कंट्रीज इसको साइन करती हैं। इसके 2 प्रोटोकॉल हैं कन्वेंशन से, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्रोटोकॉल कन्वेंशन कैसे ही निकल कर आते हैं। तो कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये इसका प्रोटोकॉल का ये मतलब नहीं कि ये सारी कन्वेंशन का पार्ट हो, नहीं, ये कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रोटोकॉल है तो इसी का हिस्सा होंगे, ये किसी और कन्वेंशन का हिस्सा नहीं होंगे। इसमें एक कार्टिगाना प्रोटोकॉल था जिसने इन्होंने देखना था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो रहे हैं, उनको इन्होंने देखना था। जो प्रोटोकॉल था इसने उन्होंने देना था कि हमने बेनिफिट्स कितना कमाना है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके। इसके बाद इसी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि नगोया कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमारे 20 अचीवेबल टारगेट्स थे, जो कि जिसको हम एची टारगेट्स कहते हैं, जिसको पाँच ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। इसमें हमारे बायोडाइवर्सिटी को देखकर स्ट्रेटेजिक गोल्स एक क्या थे, इसमें इन्हें काज देखनी थी कि बायोडाइवर्सिटी को कि लॉस को क्या काजेज हैं, और स्ट्रेटजिक गोल बी में था कि हमने प्रेशर को रिड्यूस करना है बायोडाइवर्सिटी पे आ रहा है। लाइक अगर हमारे
किसी भी कंट्री के साइड पे फॉरेस्ट है और उसमें कई सारी स्पीशीज रहती है, तभी हम उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब वहाँ पे वाटर लेवल मतलब उनको वाटर का रिसोर्स नहीं मिलता कुछ कुछ सीजन में, तो हम उनको वाटर प्रोवाइड करें, और ये क्योंकि एक प्रेशर है उनके ऊपर, तो इसको हमने रिड्यूस करना था। स्ट्रेटेजिक गोल 3 में था कि हमने बायोडाइवर्सिटी का स्टेटस और उसके इकोसिस्टम को दोनों को इम्प्रूव करना था, ताकि हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी इम्प्रूव कर सकते। जेनेटिक डाइवर्सिटी तब होती जब कई मतलब कई स्पीशीज एक ही इकोसिस्टम के अंदर रह रहे हो, तो उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। स्ट्रेटेजिक गोल डी था कि हमने बेनिफिट्स कैसे कमाए, मतलब ह्यूमन बेनिफिट्स थे बायोडाइवर्सिटी से इकोसिस्टम के, इस तरह अर्न करने कि इनको हम डिग्रेड ना करें, इनको हम नुकसान ना पहुंचाएं। उसके बाद स्ट्रेटेजिक गोल ई था, उसमें हमने इन्हांस करना था, ये जो हम बेनिफिट कमा रहे थे इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाना था, तो वो स्ट्रेटेजिक गोल ई हमारा कहलाता है। कोप 11 ये मैंने बाद में डिस्कस कर रही क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन CSS पॉइंट ऑफ व्यू से आप इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। ये हैदराबाद इंडिया में हुई थी, 170 कंट्रीज़ ने इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ों के PPSC के हिसाब से है। जो लास्ट डिकेड हमारा रहा है, डिकेड क्या कहते हैं, 10 साल, एक डिकेड इक्वल होता है 10 साल, जिस तरह एक सेंचुरी के अंदर 100 साल होते हैं, डिकेड के अंदर 10 साल होते हैं। अब जिस तरह 2000 से लेकर 2010 तक, ये 10 साल हमारे एक डिकेड बनाते हैं। जो हमारा डिकेड 2011 से 2020 तक का था, इसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, और इसको दूसरा नाम भी कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर डेजर्ट्स एंड फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। इन्होंने 6 मीटिंग पार्टीज की थी, 2 कार्डिगाना प्रोटोकॉल के ऊपर ऑन बायोसेफ्टी अंडर CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग ऑफ पार्टी 6, क्योंकि ये 6 मीटिंग थी, इस हिसाब से इसकी एप्लीकेशन है। कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, MOP का मतलब है मीटिंग ऑफ पार्टीज, और 6 थी, तो ये 6 इसको कहते हैं। इसके अंदर ये डिस्कस किया गया था टिब की एप्लीकेशन है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, कि हम इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके कितना बेनिफिट अर्न कर सकते हैं। इसको जर्मनी ने प्रपोज किया था 2007 में, और इसको मतलब अप्रिशिएट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट G8+ कंट्रीज ने, और G8+ कंट्रीज में आई थिंक पाकिस्तान नहीं आता। इसमें आप खुद देखने की कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, आई थिंक इसमें इंडिया, चाइना, USA आता है, और बाकी भी आप देखें। तो इन सब कंट्रीज की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इनको अप्रिशिएट किया था इस COP 11 को। उसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन है टू रेगुलेट वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए हमारी 3 कन्वेंशन है। एक है स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, ये वेस्ट हमारा देखती है जिसके अंदर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हों, मतलब ये वो पोल्यूटेंट्स हैं जो डिग्रेड नहीं होती। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चले गए तो वो भी मतलब उसका जो बॉडी है उसको ये डिग्रेड नहीं करता, जिसकी वजह से ये उसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ये टॉक्सिक और ये टॉक्सिसिटी काज करते हैं। और अगर ये इन्वायरमेंट में रहे तो तब भी ये डिग्रेड नहीं करते, हमारे बाकी जो एनिमल्स हैं, इन्वायरमेंटल वैल्यू है उनकी, उनको ये डिस्टर्ब करते हैं। तो इनको रेगुलेट करना, रिस्ट्रिक्ट करना इसकी प्रोडक्शन और यूज़ को, तो ये स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ने बयान किया था। बेसल कन्वेंशन और उसके बाद रोटरडम कन्वेंशन बाद में आई। इन दोनों में हज़ार्डस वेस्ट के हिसाब से हमको मतलब डिस्पोजल फ्रॉम डेवलप कंट्रीज में कंट्रोल करना था। जिस तरह USA एक डेवलप्ड कंट्री है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लाइक लैपटॉप, मोबाइल वगैरह ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये क्या करता है, डेवलपिंग लाइक पाकिस्तान, इंडिया के कंट्रीज़ को बेच देता है। तो वो तो एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो कि डिग्रेड नहीं होता, हज़ार्डस वेस्ट है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए बेसल कन्वेंशन आई कि हर कोई अपना हज़ार्डस वेस्ट खुद ही कंट्रोल करे। लेकिन इसमें बेसल कन्वेंशन में ये बात नहीं की गई थी कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को इंक्लूड किया जाए। रोटरडम कन्वेंशन था कि जो हज़ार्डस वेस्ट अगर आपने या पेस्टिसाइड्स भी हमारा हज़ार्डस वेस्ट नहीं आता है, उसके अगर आपने दूसरी कंट्री को बेचना है तो उसके लिए आपने
पीरियड ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी, मतलब परमिशन लेनी होगी आपने इस कन्वेंशन के थ्रू, जिसमें आपने सारी इंफॉर्मेशन देनी है जो आपका हैज़ार्डस वेस्ट ले रहा है, मतलब उसको पता हो कि ये वेस्ट उसकी लैंड के लिए कितना हार्मफुल है, तभी वो आप ट्रेड कर सकते हैं, हैज़ार्डस वेस्ट को मूव कर सकते हैं। तो रोटरडम कन्वेंशन और बेसल कन्वेंशन में इतना फ़र्क है, बेसल कन्वेंशन ट्रांसपोर्ट मूवमेंट को कंट्रोल करता है और इसमें रेडियो के वेस्ट को एड्रेस नहीं करता है। लेकिन रोटरडम कन्वेंशन के थ्रू आप ये कंसेंट ले सकते हैं, उसके बाद इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। दैन ये हमारी मेजर रामसन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड थी जो कि 1971 में आई, 1 ईयर बिफोर हमारी जो ह्यूमन इन्वायरमेंट में मेजर कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन चेंज इन्वायरमेंट को देखकर, ये अभी तक भी है। ये रामसर इसका कन्वेंशन, वेटलैंड्स क्या होती है इसकी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। रामसर ईरान में एक सिटी है, इसकी वजह से ये ईरान हुई थी 1971 में और वो भी 2 फेब को। इस वजह से 2 फेब को हम अब तक वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं और 171 पार्टीज हैं, मतलब कंट्रीज इसको साइन करती हैं और फॉलो करती हैं। और ऑनली इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि स्पेसिफिक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि वेटलैंड एक इकोसिस्टम है, जैसे रिवर इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, ये सिर्फ वेटलैंड इकोसिस्टम को ही प्रोटेक्ट करने की बात करती है, क्योंकि 3 पिलर्स पे काम करती है। वाइज यूज़ करना वेटलैंड का और लिस्ट बनाना वेटलैंड्स की जो कि इंटरनेशनली तौर पर इम्पोर्टेंस हो, मतलब कोई वैल्यू हो उसकी, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना। एग्जाम्पल्स ऑफ वेटलैंड्स, अब कोस्टल एरियाज, मेरीन एरियाज जो लैंड को टच कर रहे होते हैं वहाँ पे प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी दोनों रह रही होती हैं। लेक, रिवर, मार्शेज, पीचलैंड जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड हो रहा होता है और वहाँ पे लिक्विड ज़रूर होता है जहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह की कम्युनिटी सेटल होती है, मतलब वेटलैंड होता है। और मैन मेड वेटलैंड राइस पैडीज, इसमें हम राइस की जो क्रॉप हम ग्रो करते हैं उससे पहले हम छोटा सा मतलब एक इकोसिस्टम बनाते हैं जहाँ पे ये उसके वो जो उसकी जो टहनियाँ हैं हम उसको ग्रो करते हैं। श्रिम्प एक मतलब स्पीशीज है उसके लिए हम पॉन्ड और रिजर्वायर बनाते हैं। स्पेसिफिकली वेटलैंड्स अगर आप पाकिस्तान में देखें तो समर सीजन में ना कुछ मतलब साइट्स ऐसी हैं जिसमें अगर पानी जाता हो सीजनिंग के ऊपर समर से, क्योंकि समर में हमारे अक्सर रिवर को आपने देखा होगा फुल होते हैं क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स में नाइट होकर आ जाते हैं, लेकिन विंटर सीजन में हमारे रिवर फुल नहीं होते, ना ही हमारे रिवर में पानी होता है। तो समर सीजन में क्या होता है कि इस रिवर सिस्टम से हमारे जो पानी निकल के मतलब सीप कर जाता है किसी भी साइट एरिया पे, वहाँ पे प्लांट कम्युनिटी ग्रो करती है और वहाँ पे फिर प्लांट कम्युनिटी होगी तो इंसेक्ट लेवल तक एनिमल्स भी होंगे। तो इन दोनों का इंट्रैक्शन है जो कि एक इकोसिस्टम बनाता है जिसको हम वेटलैंड कहते हैं। मतलब अगर पानी उसकी जड़ों के ऊपर ना हो लेकिन एटलीस्ट उसकी जड़ों को ज़रूर टच करें और वो भी 24 खास के लिए, तो ऐसी साइट्स को हम कहते हैं वेटलैंड्स। इसको 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके पार्टनर्स हैं, मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं वेटलैंड की प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। आपने बीएस एनवायरमेंट साइंस में पढ़ा होगा कि वेटलैंड में कुछ बर्ड्स हमारे माइग्रेट करके आते हैं दूसरे कंट्री से, क्योंकि वेटलैंड पानी भी प्रोवाइड करते हैं और ट्रीज भी प्रोवाइड करते हैं इनकी नेस्टिंग के लिए। तो उसके हिसाब से जो हमारी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है तो वो भी इसको सपोर्ट करता है। IUCN वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेटलैंड में, या ये इंस्टीट्यूट भी इसको सपोर्ट करते हैं। विल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, विल्ड फॉल ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप पढ़िएगा। उसके बाद इसका जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो 6 ईयर्स के बाद आते हैं। तो इनका लेटेस्ट वन था वो 4th रामसर कन्वेंशन था जो कि 2016 और 2024 के लिए अप्रूव किया COP12 ने। अब COP12 और COP11 का आपने इतना पॉइंट किया। अब ये क्या होता है कि ये जो है ये स्टेटमेंट है फॉर ज्वाइनिंग कन्वेंशन एटलीस्ट 1 वेटलैंड शुड बी लिस्टेड इन वेटलैंड लिस्ट में। इसमें ये है कि अगर आपने रामसर साइट रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन करना है तो कोई भी कंट्री लेवल पे ही ज्वाइनिंग होती है, कोई सिटीज़ का ज्वाइनिंग कर सकता, कंट्री लेवल पे ज्वाइनिंग होती है जो कि इंटरनेशनल ज्वाइनिंग होती है। तो आपकी कंट्री की कोई एक वेटलैंड ज़रूर हो, अदरवाइज आप इस कन्वेंशन को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इसको ये कहा गया कि एक वेटलैंड ज़रूर हो, तो इकोलॉजिकल फैक्टर मेंटेन करते हैं हम।
2400 प्लस रामसर साइट है जो इस 171 कंट्रीज इसको फॉलो कर रही हैं। इन 171 कंट्रीज में 2400 प्लस, जिसमें सबसे ज़्यादा यूके में वेटलैंड्स है जो कि जिसका नंबर 175 है। दूसरे नंबर पे मैक्सिको कंट्री है जिसमें 152 वेटलैंड्स हैं। तीसरे नंबर पे हम बोलीविया नहीं आता, बोलीविया फर्स्ट नंबर पे आता है उसका एरिया, मतलब कि ये इसमें जो एरिया है वेटलैंड्स वो छोटे छोटे से हैं, बस वजह से ज़्यादा वेटलैंड बना लेते हैं। लेकिन इनका जो एक वेटलैंड का एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। जो लार्जेस्ट एरिया कवर कर रही है वेटलैंड्स वो बोलीविया है, वो इस हिसाब से पहले नंबर पे आता है। वो इस हिसाब से नहीं आता कि इसमें तीसरे नंबर पे ज़्यादा वेटलैंड्स हैं, लो। तीसरे का आप देख लें। उसके बाद ये 2023 में अपने 52 ईयर्स कंप्लीट करते हैं, मतलब 1971 से लेकर अगर आप 2023 तक इसके 52 ईयर्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी है वेटलैंड रामसर साइट की, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। इसमें वो वेटलैंड्स को लिस्ट करते हैं जिसको मतलब ख़राब वेस्ट वाटर की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से उन वेटलैंड्स को इसमें लिस्ट किया जाता है। तो इसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाइन डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन मैंने आपको बताया कि जो हमारी जहाँ पे हम क्रॉप ग्रो करते हैं, हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं तो वो इतनी इंटेंस हो जाती हैं कि बाद में वो बंजर हो जाती है लैंड। तो हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से भी हम वो बंजर हो जाती हैं। तो इस हिसाब से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कन्वेंशन आई 1994 में, और इसने 197 कंट्रीज इसको साइन करती हैं, जो कि एरिड और सेमी एरिड की लैंड को प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि इन लैंड पे ही अच्छी खासी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है। एरिड हम उसको कहते हैं जिसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, बल्कि एयर के हिसाब से अगर हम देखें सालाना तो कुछ एरिया पे इसका पानी आ जाता है, तो एयर कहते हैं। अगर वो भी ना रहे तो ये जो हमारी लैंड है ना, ये मतलब पानी जब सूख जाता है तो लैंड हमारी सैंड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब इतनी सूख जाती है। अब आपने सैंड देखी होगी कि इसमें पानी रुकता ही नहीं है, मतलब हमारी लैंड इतने टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है, वो सैंड में कन्वर्ट हो जाती है, इसमें वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सेमी एरिड होता है कि इसमें इतना पानी होता है कि इसको सैंड में कन्वर्ट होने से बचाता है। तो ये लैंड ज़्यादा फर्टाइल भी होती हैं, और ये पूरी लैंड पूरी दुनिया का 1/5 पोर्शन है, मतलब पूरा 5 में से 1 पोर्शन है जिसमें, और जिसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी हो रही थी। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी आई, और ये रियो कॉन्फ्रेंस से ही हमारा एजेंडा 21 से ही आई थी, जिसे हमने ग्रीन वॉल इनिशिएटिव ये अबोन चल, ये आपने खुद देख लेना। उसके बाद इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, ये मैंने पहले डिस्कस किया था, 1946 में आया था, वाशिंगटन डीसी यूएसए का सिटी है, ये स्टेट है। उसमें इन्होंने वेलिंग इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के बाद एयर की थी। अब खुद देखें एयर के हिसाब से देखें तो इसमें इन्वायरमेंट इतना प्रूव नहीं हुआ था। इसमें एक स्पीशी थी फिश की, जिसे हम डील कहते हैं, तो उसको खतरा था। तो इसका सेंस स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना था, ना कि इन्वायरमेंट को। तो हमारा जो फिर से याद कर लें 1972 ही हमारा ईयर है जहाँ पे हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन का स्टार्टअप लिया था, जिसमें UNEP आया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि जिसको हम रियो अर्थ समिट भी कहते हैं। और ये मतलब कमर्शियली बैंड हो गया 1986 में। और ये ऐसी कन्वेंशन है जिसके सबसे कम नंबर है, 89 नंबर कंट्रीज है, क्योंकि ये वो ही ज्वाइन कर सकते हैं, वो कंट्रीज ज्वाइन कर सकते हैं जिसके साथ ओशन हो, जिसके बॉर्डर के किसी एक हिस्से के साथ ओशन हो, क्योंकि देश में ओशन में रहती है। उसके बाद हमारी इम्पोर्टेंट हमारी नेटवर्क कन्वेंशन आती है वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। अब इसका एप्लीकेशन मैंने पहले बताया था, इम्पोर्टेंट है। ट्रैफिक इसका नाम भी इस वजह से है क्योंकि जो हम अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो उसमें हम किसी ह्यूमन को मतलब इलीगली तौर पर किसी और एरिया में शिफ्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप विल्ड लाइफ को, मतलब एनिमल्स या प्लांट जो कि विल्ड इन नेचर होते हैं, नेचुरल वे में रह रहे होते हैं, उनको अगर हम ट्रेड करें, उसको उन पे अगर हम तिजारत करें तो उसको डील करने के लिए ये हमारी कन्वेंशन आई, जो कि एक कन्वेंशन तो नहीं है, एक NGO है, मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर हम एनजीओ की बात कर रहे होते हैं, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब अपने बिहाफ पे चल रही होती हैं, और ये चाहे वो फंड गवर्नमेंट से क्यों ना लेने, लेकिन ये प्राइवेट तौर पर चल रही होती है।
प्रोटेक्ट एनिमल एंड प्लांट। और ये 1976 में आई थी, ज्वाइंट प्रोग्राम था WWF का IUCN का, क्योंकि ये दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं विल्ड लाइफ में। और ये कम्प्लीमेंट्री टू कन्वेंशन, ये एक बार भी था, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी थी? ऐसी स्पीशीज जिसको थ्रेट था कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती है, मतलब उसका कोई भी इंडिविजुअल बाकी नहीं रह सकता अगर उसके ऊपर इसी तरह कंटिन्यूसली ट्रेड की जाए। फिर आई हमारी कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। माइग्रेटरी स्पीशीज की ऐसी स्पीशीज जो कि मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है इन द रिस्पॉन्स ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर ज़्यादा गर्मी हो गई है तो वो कोल्ड वाले एरिया में मूव करते हैं, अगर कोल्ड ज़्यादा हो गई है तो वो समर वाले पार्ट में मूव करती हैं। तो फिर ये इस तरह ह्यूमन इनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मतलब इनको पकड़ लेते हैं। तो उस हिसाब से इनकी जो क्योंकि सारे एनिमल तो माइग्रेट नहीं करते हैं, स्पेसिफिक विल्ड एनिमल्स जो हैं वो माइग्रेट करके अब इसमें प्लांट्स नहीं आएंगे। लेकिन जब पिछली हमारी जो कन्वेंशन थी उसमें विल्ड लाइफ है, विल्ड लाइफ था मतलब इसमें प्लांट भी आता था, लेकिन जो माइग्रेट कर सकती हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं उसमें जस्ट विल्ड एनिमल्स ही आ सकते हैं, क्योंकि प्लांट तो मूव नहीं करते। तो ये साइन हुई थी 1979 में, बोन कन्वेंशन भी इसको कहते हैं, और 129 कंट्रीज इसको साइन करते हैं। तो इसमें इन्होंने जो मतलब जो एनिमल्स हमारे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में मूव करते हैं या मैरीन के अंदर मूव करते हैं, कि मैरीन का टेम्परेचर भी हाई लो होता रहता है। एवियन माइग्रेटर्स, एवियन मतलब बर्ड्स, ये हमने 12th क्लास में पढ़ा था। जो क्लास एवियन है वो बर्ड्स से रिलेटेड होती है। इसके अपेंडिक्स 1 में वो स्पीशीज थी जो कि जिसको थ्रेट लेवल में आती थी, मतलब उसको थ्रेट था उसको ख़त्म होने का। और जो दूसरी थी उसमें ये था कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिक्वायर्ड थी, मतलब अगर कोई एक स्पीशीज जिसको जो कि दूसरे कंट्री में जाकर वो माइग्रेट करती है टेम्परेचर के रिस्पॉन्स से, तो वो दूसरी कंट्री का कोऑपरेशन रिक्वायर्ड था, मतलब उसकी मदद रिक्वायर्ड थी कि वो इसको प्रोटेक्ट करे, ताकि ये जब आपकी कंट्री में मूव करे तो उसको रख ना ले, उसको दोबारा कंट्री ने पहले वाली कंट्री में मूव करने दें। उसके बाद ये हमारा फॉरेस्ट पे यूनाइटेड नेशंस का फोरम आया था, इसको इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल 2000 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क की सिटी है USA का। पॉलिटिकल कमिटमेंट थी प्रोटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, और ये बिल्ड करते हैं फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एजेंडा 21 ऑफ द डी जेनेरो। दैन वियना कन्वेंशन आई। वियना कन्वेंशन जो थी हमारी ओजोन लेयर को देखती है। वियना कन्वेंशन के अंदर हम ओजोन लेयर की डिप्लेटिंग सब्सटेंस को देखते हैं और इसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, जिसको 197 कंट्रीज साइन करते हैं। और ये एग्रीड हुआ था 1985 में और फोर्स में आया 1989। अब ये जो ईयर्स आती हैं तो हम जब ये एमसीक्यूज आता है कि ये जो हमारा कन्वेंशन ये किस ईयर में आया, हम इस पे टिक लगाएंगे इस पे, तो आप 1985 में लगाएं क्योंकि ये आया इसमें था, लेकिन फोर्स में आया ये सेकंड मतलब चीज़ है, क्योंकि 1988 में केम इनटू फोर्स आया, 1985 में आया। तो इसका मकसद ये था कि हमने प्रोटेक्ट करना था ओजोन लेयर को, और ये प्रोटोकॉल जो था ये इससे निकल पाया था वियना कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ UNFCCC का एक के अंदर। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में वियना कन्वेंशन का था। ये इसको सारी कंट्री ही आलमोस्ट रेटिफाई करती हैं, मतलब रजिस्टर करती हैं, इसको एग्री करते हैं। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस पे स्पेशली ये मतलब लिमिट इसने स्टैंडर्ड लेवल सेट करना था। अब एक किगाली एग्रीमेंट आता है, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ना, इसके अंदर चेंजेस की गई। उसके बाद जो चेंजेस की गई थी उस चेंजेस को हम कहते हैं किगाली एग्रीमेंट, जो कि 2016 में की गई थी, जो कि इन्होंने इसमें ये कहा था कि हमने 80% हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को रिड्यूस करना है 2040 तक, और 197 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये फोर्स में आता 1 जनवरी 2019 में।
और इसमें ये था कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन था ये हमारा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं था, लेकिन ये इसका जो वार्मिंग पोटेंशियल था वो बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से इसको ये मतलब इसका लेवल रिड्यूस करने पे इसने बात की थी। हेलेंस्की प्रोटोकॉल 1985 में आया, जिसमें इसने बात की थी कि सल्फर इमिशंस को कैसे रिड्यूस करना है। बस इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसने सल्फर इमिशंस की बात की थी। हेलेंस्की प्रोटोकॉल 1985 वियना कन्वेंशन का ही ये प्रोटोकॉल है। उसके बाद मीनामाटा कन्वेंशन। मीनामाटा आप मीर से जाहिर करने के लिए मरकरी को देखता है, मरकरी प्लूटन को कहता है। ये मीनामाटा जापान का सिटी है। तो ये 2013 में आई और ये फोर्स में 2017 में आई, और ये इसको UNEP ही लीड करते हैं। लेकिन जो कि इसमें ना मीनामाटा में ना मरकरी का लेवल बहुत इंक्रीज हो गया था, क्योंकि इसके ना न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, मतलब ये मतलब दिमागी असर बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट रखते हैं। तो ये ज़्यादा हार्मफुल हो गया था लोगों की हेल्थ डिस्टर्ब करने के लिए। तो तब ये हमारी मीनामाटा कन्वेंशन आई। इसका बस इतना ही याद कर। उसके बाद लास्ट पे हमारा है ग्लोबल इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट। इसके एब्रिविएशन है गोल्स कि ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट्स हैं कि जिसमें मतलब हमारी अगर क्रॉप्स उगाते हैं तो वो इंटरनेशनल जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो होती हैं, तो उसके लिए हमारे लैंड को प्रोटेक्ट करना था। तो बायोडाइवर्सिटी इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट होती, मल्टीपल गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना था, लिवलीहुड्स ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर को प्रोटेक्ट करना था। ये 2002 में स्टार्ट की बाय यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तहत।